बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज एक बार फिर हमारा सबक है मकातीब गालिब और मुसन्निफ का नाम है असदुल्ला खां गालिब। अजीज तलबा, इस सबक में गालिब के दो खतूत मौजूद हैं। पहला खत है नवाब अलाउद्दीन अलाई के नाम, जो हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा खत जो है वो मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता के नाम है, जिस पर आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए बिला ताहीर सबसे पहले खत को पढ़ते हैं और फिर उस पर कुछ निकात की मदद से बात करते हैं। बनाम मिर्जा हरगोपाल तफ्ता। तफ्ता उनका तहल्लुस था और इसका लुग़वी माना जो है वो है सोख्ता या जला हुआ, लेकिन किनायतन अजुर्दा को या फिर गमगीन को भी तफ्ता कहते हैं। हरगोपाल उनका असली नाम है और ये चूंकि हिंदुओं का नाम है, इससे ये जाहिर है कि ये हिंदू शायर थे, लेकिन फारसी में शायरी किया करते थे और मिर्ज़ा गालिब के शागिर्दों में शुमार होते थे। एक और बात बताता चलूं कि हरगोपाल जो हैं ये सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर के रहने वाले थे। फारसी के बड़े अहम शायर और गालिब के चहीते शागिर्दों में शुमार होता था। और सबसे ज़्यादा जो ख़त गालिब ने लिखे हैं वो तफ्ता के नाम लिखे हैं। कहा जाता है कि तफ्ता के नाम कुल 123 ख़त हैं जो गालिब ने लिखे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि हरगोपाल तफ्ता गालिब की नज़र में कितने अहम थे। लिखते हैं कि भाई, यानी भाई कहकर मुखातिब किया है, तुम सच कहते हो, बहुत मुसव्वदे इस्लाह के वास्ते फराहम हुए हैं, मगर ये ना समझना कि तुम्हारे ही कसायद पड़े हैं। मुसव्वदे जो है ये मुसव्वदा की जमा है, और मुसव्वदा कहते हैं ऐसी तहरीर को जिसमें इस्लाह की गुंजाइश हो, या ऐसे कलाम को, ऐसी शायरी को जिसमें इस्लाह की गुंजाइश हो, उसको मुसव्वदा कहते हैं। कसायद जो है ये कसीदा की जमा है, और कसीदा ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ की जाए, तारीफी अशार कहे जाएं, किसी की तौसीफ, किसी की मदह सराई जो है वो बयान की जाए, ऐसी नज्म को कसीदा कहते हैं। फिर लिखते हैं, नवाब साहिब की गजलें भी उसी तरह धरी हुई हैं। धरी हुई हैं मतलब पढ़ी हैं, मतलब उनको भी अभी मैंने नहीं देखा। ये नवाब साहिब जो है, नाम तो नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किन की बात हो रही है। ये दर हकीकत नवाब ज़ियाउद्दीन खान नैयर की बात हो रही है, जो कि गालिब की जो बेगम है इमराओ बेगम, उनके चचा जाद भी थे। फिर लिखते हैं कि बरसात का हाल तुम्हें भी मालूम है, और ये भी तुम जानते हो कि मेरा मकान घर का नहीं है, किराए की हवेली में रहता हूँ। बरसात यानी बारिश का मौसम। मेरा मकान घर का नहीं, इस जुमले का मतलब है कि मेरा जो घर है जिसमें मैं रहता हूँ ये मेरा जाती नहीं है, किराए की हवेली में रहता हूँ। जुलाई से मींह शुरू हुआ, शहर में सैकड़ों मकान गिरे और मींह की नई सूरत दिन रात में 2-4 बार बरसे, और हर बार इस जोर से कि नदी नाले बह निकले। मींह जो है इसका मतलब बारिश। जुलाई जो है ये महीने का नाम है, और आपको पता है कि जुलाई के महीने से ही सावन का महीना शुरू हो जाता है, और बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। तो गालिब उन्हीं बारिशों का जिक्र कर रहे हैं कि अब तो ऐसी बारिश होती है, अब नया सिलसिला शुरू हुआ है कि नदी नाले भी बह निकलते हैं। बाला खाने का जो दालान मेरे उठने बैठने सोने जागने जीने मरने का महल है, अगरचे गिरा नहीं लेकिन छत छलनी हो गई। अब बाला खाना जो है ये इसका मतलब होता है चौबारा, या फिर दूसरी मंजिल भी कह सकते हैं, या फिर बालाई मंजिल भी कह सकते हैं। दालान का मतलब होता है एक बड़ा कमरा या एक वसी और कुशादा कमरा, जो खुला कमरा हो उसको दालान कहते हैं। महल, महल के कई मानी है जी। एक तो इसका मानी है कसर, यानी जो कि बादशाहों के आलीशान घर होते हैं, उनको महल कहते हैं। लेकिन यहाँ जो महल का लफ्ज आया है इसका मतलब है जगह या मकाम। महल्ले बकू जो है आपने सुना होगा, उसका क्या मतलब, वहाँ जो महल है वो यही इस्तेमाल हुआ है, मतलब जगह के मानों में। अगरचे गिरा नहीं लेकिन छत छलनी हो गई। छत छलनी हो जाने से मुराद है कि छत टूट गई है, छत बड़ी खस्ता हालत में है, या यूं कह लीजिए कि छत बोसीदा होकर टपकने लगी है।
कहीं लगन, कहीं चिलमची, कहीं उगाल दान रख दिया। लगन जो है ये एक बर्तन का नाम है। पीतल या तांबे की परात जो है उसको लगन कहते हैं, जिसमें कि आटा गूंदा जाता था। एक बड़ी सी परात होती थी, उसको लगन कहा जाता था। चिलमची जो है ये भी एक बर्तन का नाम है, मुंह हाथ धोने का बर्तन। क्योंकि उस जमाने में घरों में मोटरें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो पानी वाफिर मिकदार में नहीं मिलता था, नल भी बहुत कम होते थे। तो लोग चिलमची में पानी भर के अपने कमरे में रख लेते थे ताकि मुंह हाथ धोने में आसानी रहे। तो उस बर्तन को जिसमें मुंह हाथ धोने का पानी रखा जाता था उसको चिलमची कहते थे। उगाल दान जो है पान की पीक थूकने का बर्तन, या फिर वैसे ही थूकना होता था तो उगाल दान में थूक देते थे। खास तौर पे पान चबाने वाले जो अफराद हैं वो बखूबी जानते हैं कि उगाल दान क्या होता है। जो पान चबाते हैं उन्होंने कुछ देर बाद थूकना होता है, क्योंकि छालिया होता है और उसको निगलना तो होता नहीं है, उसको फिर थूकना ही होता है। तो इसलिए उगाल दान रखा जाता है ताकि फर्श खराब ना हो। फर्श पर थूकने की बजाय उगाल दान में थूक दिया जाता है, तो उसको उगाल दान कहते हैं। कलम दान यानी कलम दान जिसमें कलम रखा जाता है। किताबें उठाकर तोशे खाने की कोठड़ी में रख दिए। तोशा खाना बड़ा अहम लफ्ज है जी। इसको अंग्रेजी में तो स्टोर कहते हैं, लेकिन उर्दू में ऐसी जगह को कहते हैं जहां सामान खानादारी रखा जाता है। यानी वो सामान जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, रोजमर्रा के मामूलात में इस्तेमाल नहीं होता, तो उसको ऐसी जगह पे रखा जाता है जो कि एक अलग से कमरा होता है जहां पे इजाफी सामान रखा होता है, उसको तोशा खाना कहते हैं। मालिक मुरम्मत की तरफ मुतवज्जे नहीं। कश्ती नूह में 3 महीने रहने का इत्तफाक हुआ। कश्ती नूह जो है ये गालिब ने तलमी का इस्तेमाल किया है, इस पर तफसील से बात करेंगे बाद में। अब निजात हुई है। नवाब साहिब की गज़लें और तुम्हारे कसायद देखे जाएंगे, मतलब कि उनकी भी गज़लें मैं चेक करूंगा, देखूंगा, और तुम्हारे कसीदों की भी इस्लाह करूंगा। मीर बादशाह मेरे पास आए थे, तुम्हारी खैर आफियत उनसे मालूम हुई थी। ये मीर बादशाह जो है ये गालिब के पुराने दोस्तों में शुमार होते हैं, पुराने वाकिफकार हैं। मीर कासिम अली साहिब मुझसे नहीं मिले। ये मीर कासिम अली साहब जो हैं ये एक जज थे, और पेशे के लिहाज से जज थे, पुराने दोस्त थे, और दोनों के मुश्तरका दोस्त हैं, इसलिए उनका जिक्र आ गया। परसों से नवाब मुस्तफ़ा खान साहिब यहाँ आए हुए हैं। एक मुलाकात उनसे हुई है, अभी यहीं रहेंगे। बीमार हैं, एहसनुल्लाह खान मुआलिज हैं, फस्त हो चुकी है, जोंकें लग चुकी हैं, अब मुसहिल की फिक्र है, सिवा इसके सब तरह की खैर आफियत है। तो नवाब मुस्तफ़ा खान साहब गालिब के बड़े करीबी दोस्त हैं। इनका मुकम्मल तारुफ बाद में करवाता हूँ। एहसनुल्लाह खान जो हैं ये बड़े अहम और दिल्ली के खास तबीब थे। इनका मुकम्मल तारुफ भी बाद में करवाता हूँ। फस्त जो है ये एक तरीका इलाज है, यानी निस्तर लगाकर या ब्लेड लगाकर मुख्तलिफ रगों से गंदा खून निकाला जाता है, और मुख्तलिफ बीमारियों में इस तरीके से इलाज किया जाता है। जोंक जो है ये एक पैरासाइट है, यानी एक 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 कीड़ा या एक ऐसा जानदार है जो अपनी ग़िज़ा और बका के लिए किसी दूसरे मेज़बान जानदार पर इन्हिसार करता है और उससे खुराक हासिल करता है। यानी आसान लफ्ज़ों में बताता चलूँ कि ये एक ऐसा जानदार या कीड़ा है जो दूसरे जानवरों को चिमट जाता है और उनका खून चूसता रहता है। यानी जब तक कि इसका जी ना भर जाए, पेट ना भर जाए, तब तक ये अलग नहीं होता। तो इसकी खुराक जो है ज्यादातर खून है जो कि दूसरे जानवरों से ये लेता है। खास तौर पर जो जो गंदे पानी या जोहड़ होते हैं, वहाँ जो मवेशी घुस जाते हैं उनको ये जोंक जो है लग जाती है, और फिर उनका जी भर के खून चूसती रहती है। लेकिन ये हकीमों के काम भी आती है, इंसानों के काम भी आती है। अक्सर हकीम जो हैं वो दानिस्ता तौर पर इस जोंक को मुख्तलिफ बीमारियों में इंसानों के साथ लगाते हैं ताकि उनका गंदा खून चूस ले, और वो बीमार जो है वो इस तरह शिफा याब हो जाता है। तो ये पुराने दौर में जोंक से भी मुख्तलिफ बीमारियों में
गंदा खून निकालकर इलाज किया जाता था। मुस्हिल मुस्हिल जो है ये कब्ज दूर करने की दवा है या फिर दस्त लगाने वाली दवा है। इसका जिक्र क्यों आया और ये किन कामों में इस्तेमाल होती है, इसकी तफसील भी बाद में बयान करते हैं। मैं नातवा बहुत हो गया हूँ, यानी कमजोर बहुत हो गया हूँ, ये गालिब अपने शागिर्द को लिख रहे हैं। गोया साहिबे फराश हूँ। अच्छा, साहिबे फराश का मतलब होता है वो बीमार जो बिस्तर से उठ ना सके। कोई शख्स नया तकल्लुफ की मुलाकात का आ जाए तो उठ बैठता हूँ, वरना पड़ा रहता हूँ। लेटे लेटे खत लिखता हूँ, लेटे लेटे मुसव्वदात देखता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मुसव्वदा की जमा मुसव्वदात भी होती है। सुबह जुमा यानी जुमा की सुबह, 14 माह अक्टूबर 1864 को इस तारीख को यह खत लिखा गया है। आइए अब कुछ निकात की मदद से बात करते हैं। तो सबसे अहम बात इसमें यह है कि हरगोपाल तफ्ता ने गालिब को खत में ये शिकवा किया था कि मैंने जो मुसव्वदे इस्लाह के वास्ते आपको भेजे हुए हैं, अभी तक आपने उनको देखा नहीं, उनकी इस्लाह नहीं की, ना मुझे कोई जवाब लिखा है, ना मुझे कुछ बताया है। तो काफी दिन गुजर चुके थे, गालिब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। तो हरगोपाल तफ्ता ने शिकवा किया और उस शिकवे के जवाब में गालिब ने ये खत लिखा है और उनको बता रहे हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हारे मुसव्वदे नहीं देखे, लेकिन इनकी कोई वजह भी है। और फिर एक और बात उन्होंने साथ में कर दी, और वो थी नवाब साहब की, यानी उनकी गजलें भी मेरे पास मौजूद हैं, वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। जो कि देखिए, नवाब साहब का जिक्र मैंने पहले भी किया कि ये उनकी बेगम इमराव बेगम के चचाजाद भाई थे। नवाब जियाउद्दीन खान नैयर इनका पूरा नाम था। तो ये भी एक शायर थे और उन्होंने भी अपनी गजलें जो हैं वो गालिब को भेजी हुई थी। तो चूंकि गालिब जो है वो एक उस्ताद शायर थे और फारसी दान थे, उर्दू दान थे, तो अक्सर उनके दोस्त अहबाब, उनके शागिर्द दिल्ली शहर से भी आकर इस्लाह करवाते थे, और दूर दराज रहने वाले उनके जो शागिर्द थे या दोस्त थे, वो भी उनसे इस्लाह करवाते थे। चूंकि ये खत जो है 1864 में लिखा गया है, यानी जंग आज़ादी के बाद लिखा गया है, तो जंग आज़ादी में जो महफिलें थीं वो लुट चुकी थी, मुशायरे नहीं होते थे, गालिब भी बूढ़े हो चुके थे, और बहुत सारे शायर जो थे वो दिल्ली को छोड़कर हिजरत करके जा चुके थे। तो इसलिए भी गालिब जो है वो पहले से ज्यादा खतों किताबत किया करते थे, ताकि अपने दोस्त अहबाब से, अपने शागिर्दों से राब्ते में रहें, और उनके शागिर्द भी जो दूर दराज चले गए थे वो भी खत के जरिए से, खतों किताबत के जरिए से इस्लाह करवाया करते थे। तो गालिब हरगोपाल तख्ता को ये लिख रहे हैं कि तुम ठीक कहते हो, बहुत ज्यादा मुसव्वदे इस्लाह के वास्ते आ चुके हैं, मगर ये ना समझना कि सिर्फ तुम्हारे ही कसीदे मैंने नहीं देखे, बल्कि नवाब जियाउद्दीन खान नैयर की गजलें भी मैंने अभी तक नहीं देखी, मुझे फुर्सत नहीं मिली। और फिर वो उसके बाद वो सबब बताते हैं कि मैं क्यों नहीं देख पाया। वो कहते हैं कि सावन का महीना है और मुसलसल और तेज बारिशें हो रही हैं, और तुम तो बखूबी वाकिफ हो, जानते हो कि मेरा घर जो है वो मेरा जाती नहीं है, मैं तो एक किराए की हवेली में रहता हूँ, और जो हवेली का मालिक है वो मुरम्मत नहीं करवाता, हवेली भी खस्ता है, छत भी टूटी हुई है। और उसके बाद उन्होंने घर के कुछ सामान का, कुछ बर्तनों का जिक्र किया है और कहा है कि बारिश की कसरत की वजह से जब छत टपकती है तो घर का सारा निज़ाम बिखर जाता है, सामान बिखरा हुआ है, लगन कहीं, चिलमची कहीं, उगालदान कहीं, कलम किताबें जो हैं वो कोठड़ी में पड़ी हुई हैं। और इसके साथ उन्होंने बारिश की कसरत को बयान करने के लिए तलमीह का सहारा लिया है, यानी उन्होंने कहा है कि मैं कश्ती नूह में 3 महीने से सफर कर रहा हूँ। अगरचे हकीकत में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तलमीह के अंदाज में उन्होंने ये बयान किया है, बारिश की कसरत को बयान किया है कि इतनी बारिश हुई है कि मुझको लगता है कि मैं 3 महीने से कश्ती नूह में सवार हूँ। और फिर कहते हैं कि जैसे ही बारिश थम जाएगी, घर का मंजर बदल जाएगा, सारा सामान जो है वो मुझको मिल जाएगा, एक जगह हो जाएगा, यानी मैं सब सामान को, कलमदान को, किताबों को यकजा कर लूंगा, और फिर मैं नवाब साहब की गजलें भी देखूंगा और तुम्हारे कसीदे भी देखे जाएंगे। यहाँ मैं हवाले के 2 अशार पेश करना चाहूंगा जो कि बहुत उम्दा हैं। कितने अच्छे हैं मेरे घर के पुराने बर्तन,
छत टपकती है तो कीचड़ नहीं होने देते। और एक और शेर के बड़े कम ज़र्फ़ बादल थे, टपकती छत पे जो बरसे, हमारा हौसला देखो कि हम निकले नहीं घर से। और उसके बाद मीर बादशाह का ज़िक्र है, जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, तसनीफ़ व तालीफ़ से वाबस्ता थे और पुराने दोस्त थे। उनका ज़िक्र किया है कि वो मेरे पास आए थे, तो हमारी खैर व आफ़ियत उनसे मालूम हुई है। और फिर मीर कासिम अली का ज़िक्र है, जो कि पेशे के लिहाज से जज थे और इनके पुराने दोस्त भी थे। उनका तज़किरा किया है कि वो मुझसे नहीं मिले। और फिर बड़े अहम दोस्त जो हैं, उनका ज़िक्र है नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, जो कि जहांगीर आबाद के रईस थे, इंतहाई मारूफ शायर थे और बहुत बड़े नक्काद थे। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन हाली को गालिब से मिलवाने वाले भी शेफ्ता ही थे। दिल्ली में इनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिनको बागियों ने लूटा था और आग लगा दी थी। एक और बात बताता चलूं कि नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता जो थे, इनको बगावत के शुबा में अंग्रेजों ने 7 साल की कैद सुना दी थी। लेकिन एक एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम थे, जिनका नाम था नवाब सिद्दीक हसन खान। उनकी सिफारिश से इनको अंग्रेजों की कैद से निजात मिली और फिर इनकी इनकी जो पेंशन है वो भी बहाल कर दी गई। तो इस खत में नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता की अलालत और उनके इलाज का जिक्र है, इसलिए इन पर तफसील से बात करना ज़रूरी है और इनका पूरा तारुफ करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता जो हैं, ये गालिब के इंतहाई करीबी दोस्त थे। उनकी दोस्ती का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गालिब अक्सर अपने दोस्तों को खत लिखते हुए नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का जिक्र ज़रूर किया करते थे। अक्सर खतों में उनका जिक्र मिलता है और बड़ी तफसील से मिलता है। तो चूंकि गालिब जो हैं, वो अपने दोस्तों को याद किया करते थे, ख़ास तौर पे शेफ्ता की कमी महसूस करते थे, तो इसलिए वो उनका जिक्र किया करते थे। दो अक़वाले ज़री जो हैं, वो मैं दोस्ती के हवाले से पेश करना चाहूँगा। दोस्ती वो रोशनी है जो अंधेरे वक्तों में भी साथ देती है। और दूसरा है कि दोस्त की कमी ज़िंदगी की खुशियों को कम कर देती है। तो उसके बाद उन्होंने एहसनुल्लाह खान का ज़िक्र किया है, जो कि शेफ्ता के हकीम हैं, जो कि उनका इलाज कर रहे हैं। ये दिल्ली के मारूफ तबीब थे और कहते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र के भी तबीब एहसनुल्लाह खान थे। शायद यही वजह है कि अंग्रेज़ों ने जासूसी के शुबा में उनके घर को आग लगा दी थी। तो एहसनुल्लाह खान जो है, वो ना सिर्फ तबीब थे, बल्कि इल्म व अदब से शगफ भी रखते थे और उनके दोस्तों में बेशुमार अदीब और शायर भी थे। तो एहसनुल्लाह खान के बारे में बताया है कि वही जो हैं, वो शेफ्ता का इलाज भी कर रहे हैं और फिर तरीका इलाज भी बताया है कि फ़स्त हो चुकी है, जोंकें भी लग चुकी हैं। यानी ये तरीका इलाज मैं पहले बता चुका हूँ कि फ़स्त जो है, वो निश्तर से रगों से गंदा खून निकालते हैं और जोंक जो है, वो एक जानदार एक कीड़ा सा है, जो कि गंदे पानी में रहता है और मुख्तलिफ जानवरों का खून चूसता है। तो ये जो कीड़ा है, ये जो हकीम लोग हैं, वो ये तरीका इलाज उन्होंने दरियाफ्त किया है कि वो ऐसे बीमार शख्स को जिसका खून निकालना होता, गंदा खून निकालना होता है, तो उसको जोंक खुद लगा देते हैं और जोंक जो है, वो उस बीमार शख्स का गंदा खून चूस लेती है और जब वो गंदा खून चूस लेती है, तो फिर उस बीमार से अलग हो जाती है। तो इस तरह बीमार जो है, वो शिफायाब हो जाता है। तो बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों में जोंक लगाकर भी तबीब जो हैं, वो कदीम दौर में इलाज किया करते थे। जो मुसहिल है, इसका भी मैंने ज़िक्र किया था। यानी कब्ज़ दूर करने वाली दवा या दस्त लाने वाली दवा, आसान लफ्ज़ों में लूज़ मोशन लगाने वाली दवा। तो हकीमों का ये मानना है कि जब भी किसी बीमार का इलाज करना हो, तो पहले उसके पेट को साफ़ करना चाहिए और यानी अच्छी तरह से उसके पेट को, अंतड़ियों को हर तरह के जो ज़हरालूद खाने हैं, उनसे पाक करना चाहिए। तो इसलिए वो पहले मुसहिल देते हैं, दस्त की दवा देते हैं, ताकि उनका पेट जो है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और फिर उनका ये भी मानना है हकीमों का कि तमाम बीमारियों का आगाज़ मैदे से होता है और इसलिए वो मैदे को साफ़ करते हैं और फिर अपने इलाज का, अपनी दवाओं का आगाज़ करते हैं। तो गालिब ने इसी बात का ज़िक्र किया है कि अब मुसहिल की फ़िक्र है, यानी अब
मुस्हिल की बारी है ताकि उनका मुकम्मल इलाज किया जा सके। और फिर कहते हैं कि इसके अलावा सब तरह की खैर आफियत है। फिर कहते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, क्योंकि ये 1864 में लिखा गया खत है और 1869 में गालिब जो है वो इंतकाल कर जाते हैं। यानी अ, उनके इंतकाल से 5 साल पहले का है, तो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे और फिर कुछ माली हालत भी अच्छी नहीं थी, ज़िंदगी भी कोई खुशगवार नहीं गुज़री थी। अ, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुसीबतों से, बड़े मसाइब का सामना करके उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी थी और वो अक्सर व बेशतर मकरूज़ भी रहते थे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ। अब मैं उठ भी नहीं सकता, ऐसा बीमार हूँ कि मेरे लिए उठना भी मुश्किल हो जाता है। अगर कोई नया शख्स तकल्लुफ़ का आ जाए, यानी तकल्लुफ़ की मुलाकात का आ जाए, तो फिर मैं उठ बैठता हूँ, वरना यूँ ही मैं पड़ा रहता हूँ। और फिर कहते हैं कि मैं लेटे-लेटे ही ख़त लिखता हूँ और लेटे-लेटे ही मुसव्वदात देखता हूँ। मतलब ये कि वो इतने बीमार थे कि मुसव्वदा देखने के लिए भी कभी उठते नहीं थे, लेटे-लेटे ही सब लिखते थे, तहरीर करते थे, ख़त भी यकीनन वो लेट कर ही लिखा करते थे, क्योंकि ज़्यादा देर उनके लिए बैठना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। उनकी तकलीफ़ में उनकी बीमारी में इज़ाफ़ा हो जाता था। तो यहाँ गालिब जो हैं वो अपना ख़त जो है मुकम्मल कर देते हैं। जाते-जाते मैं एक शेर के साथ इस लेक्चर का इख्तिताम करना चाहूँगा, जो कि गालिब की नज़र करना चाहूँगा। यही शेर ज़िया ज़मीर का बड़ा उम्दा शेर है कि अब के ये सोच के बीमार पड़े हैं कि हमें ठीक होना ही नहीं तेरी अयादत के बगैर। तो इस शेर के साथ मुझे गालिब का ही एक शेर याद आ गया, तो सोचा कि वो भी सुनाता चलूं। गालिब कहते हैं कि उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अजीज तलबा, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।